नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं भैया बहनों तथा समस्त सहपाठियों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको अपनी कक्षा 9 और 10 की एसएसटी की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 10 की विषय पर्यावरण से संबंधित पहले अध्याय संसाधन एवं विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आप वन लाइनर प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। उसके पहले एक निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक एवं शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे एवं इस लॉकडाउन की प्रक्रिया के तहत आप समस्त विद्यार्थियों से एक अनुरोध है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एवं अपने घर पर रहकर इस ऑनलाइन सुविधा के द्वारा प्राप्त की गई यह समस्त वीडियो क्लिप जो आपको ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, उसका लाभ उठाएंगे और अपने शिक्षा मार्ग पर प्रशस्त होते हुए अधिक से अधिक शिक्षा के इस जागरण को ग्रहण करेंगे, जिसमें आप एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपको है, प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार कौन से हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है जैविक, अजैविक। जैविक संसाधन का अर्थ है कि वह संसाधन जो मुख्य रूप से आप समझिए कि प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित है, जिसमें से उदाहरण के रूप में मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु आते हैं। और दूसरा है अजैविक संसाधन, जिसका उदाहरण जल है। जल एक अजैविक संसाधन है। यह दो मुख्य रूप से इसके घटक माने गए हैं संसाधनों के। अगला प्रश्न है, सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़कें व नहरें एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती हैं, जिसमें वह नदियों के ऊपर जल बनाकर उसके द्वारा समस्त ऐसे क्षेत्रों को जल प्रदान किया जाता है जहाँ पर लैक ऑफ वाटर, जल की कमी है तथा वहाँ सिंचित योग्य कोई और संसाधन नहीं बनाए गए हैं, वहाँ पर जल की कमी है। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, राजस्थान एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जहाँ पर जल की कमी मानी जाती है। मध्य भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर जल की कमी है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय संसाधन के रूप में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो उत्तर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 42 से 45% क्षेत्रफल पे मानी जाती है, जिसमें सबसे अधिक उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण गंगा तथा यमुना एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जल से हुआ है। उसी के द्वारा लाई गई दोआब मृदा से यह इसका निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर।
यह दो मृदाएं जलोढ़ मृदा के ही भाग माने गए हैं। इसको दोमट रूप में भी हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर में दो अंतर कौन कौन से हैं? दो प्रकार की मृदा उत्तर भारत में पाई जाती है, एक है बांगर मृदा और दूसरी है खादर मृदा। तो इन दोनों मृदाओं में विशेष अंतर क्या देखने को मिलता है कि पहला अंतर यह है, प्राचीन जलोढ़क को बांगर और नवीन जलोढ़क को खादर कहा जाता है। इसका यथार्थ हुआ कि जो नदियों के द्वारा लाए गए जल के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवसाद नदियों का जब जल नदियों के किनारे जमा होता है और बाद में धीरे धीरे वह जल कम हो जाता है, तो उसके द्वारा लाए गए उर्वरक क्षमता वाले मृदा से वह एक एक के ऊपर जमना प्रारंभ हो जाता है और अंततः वह पुरानी मृदा हो जाती है, जिसे बांगर और नवीन मृदा उसे कहा जाता है जो कुछ समय प्रतीत होने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद फिर से नए मृदा का जन्म होता है, जो तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसे हम जलोढ़क मृदा कहते हैं। दूसरा उदाहरण है या दूसरा पॉइंट है, बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ होता है। बांगर की अपेक्षा खादर इसलिए उपजाऊ होता है क्योंकि वह ताजी और नवीनीकृत मृदा होती है, जिसमें अवसाद की अधिक उपयोगिता देखने को मिलती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा उपजाऊ मान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एजेंडा 21 क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में समझेंगे। एजेंडा यह संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा है जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। इसका यथार्थ हुआ कि पृथ्वी के ऊपर, भूमंडल के ऊपर प्रत्येक जीव जंतु जो जैवमंडल से संबंधित हैं, उनके भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए जो कार्य होगा वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत उसे भरण पोषण या उसकी वृद्धि को और अधिक बढ़ाने में कारगर साबित होगा। यह एक मुख्य बिंदु है, यह मुख्य एक ऐसा कार्य है जिसको एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? संसाधनों का संरक्षण हम क्यों करें, क्या इसकी आवश्यकता है? यह एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर ये होगा कि संसाधनों का संरक्षण निम्न कारणों से आवश्यक माना गया है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है और भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना है। पहला पॉइंट है कि वर्तमान स्थिति में जो भी आवश्यकताएं हैं हमारी, चाहे वह जल से संबंधित हो, चाहे वह मृदा से संबंधित हो, चाहे पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त चीज़ों के लिए हो, जिसमें आप गंध, ईंधन, दवाइयाँ या ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। यह समस्त चीज़ें होते हैं जिनको हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि भावी पीढ़ियों के लिए, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम उसी का संरक्षण करके, इसमें पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ या अन्य चीज़ें आती हैं, उसको हम महत्वपूर्ण रूप में देखते हैं। तो जैसे यूरेनियम का भंडारण, तो यूरेनियम को हम बचा के रखेंगे भविष्य के लिए कि उसको हम प्रयोग में कर लेंगे, या और भी चीज़ें। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न है,
संसाधनों का विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि संसाधनों के विकास का अर्थ क्या है, कि संसाधनों का विकास कैसे हो सकता है, उसका अर्थ क्या है। तो उत्तर है संसाधन विकास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जिसके अंतर्गत संसाधन का मानवीय संतुष्टि में उपयोग किया जाता है। संसाधन विकास से तात्पर्य का अर्थ है कि हमें उसके वृद्धि में जो भी कार्य करना हो उसमें हम अपनी मानवीय संतुष्टि यानी स्वयं की संतुष्टि उपयोग में रखें तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। साम्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो उत्तर है नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन, नवीकरण योग्य वह संसाधन होता है, ऐसे संसाधन जो मुख्य रूप से हम उसे पृथ्वी पर उसके भंडारण को देखते हैं और असीमित मात्रा में उसके भंडारण होते हैं, जिसका कभी भी नष्ट होना स्वाभाविक नहीं माना जाता है, उसको बहुत समय के बाद हम नष्ट हुआ देख सकते हैं, उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जिसमें से जल और सूर्य की किरणें तथा हवा महत्वपूर्ण माना गया है। अनवीकरण योग्य संसाधन वह संसाधन है जिसका बहुत अधिक मात्रा में भंडारण नहीं है, जैसे पेट्रोलियम या कोयला या और भी ईंधन। ये बहुत समय तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, ये नष्ट हो सकते हैं, इनकी खदानें ख़त्म भी हो सकती हैं, इसलिए इसको हम अनवीकरण युक्त संसाधन मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो। ये एक ऐसा शहर है ब्राज़ील में जहाँ पर पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होते हैं उसको संरक्षित करने तथा जैवमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखने को मिला था। तो ये समस्त बातें आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से आप इसका अध्ययन करते रहें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने जीवन को सुलभ बनाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको हम फिर से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।